हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में। हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेकर 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे ये अमेंडमेंट एक्ट डील करता है। ये आपको पता भी होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर भी इनके बारे में देखने को मिलता है। तो बेसिकली 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट स्टूडेंट्स एनजीएसी से रिलेटेड था। एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कभी कभी इसको फोर्थ जज केस के रूप से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, हमारी जुडिशरी में समय समय के द्वारा ऐसे ऐसे जजों के केस आए हैं कि जज का अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो ये फोर्थ जज केस इसको बोला जाता है। सबसे पहले जो जज केस आया था वो 1982 के समय में आया था, जिसको एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जाना जाता है। फिर सेकंड जज केस आया, वो हमारा 93 के समय में आया। 98 का जो समय था, 1998 का जो समय था, उस समय में थर्ड जज केस आया। और फोर्थ जज केस जिसको एनजीएसी को बोला जाता है, जिसको बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड है, वो डिक्लेयर किया गया था एनजीएसी को। एनजीएसी क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हमारे जो जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था ये। यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट डिलीवर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने माना था, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि एनजीएसी के थ्रू हमारी जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रल अगर जुडिशरी होगी तो जिसके थ्रू वो अपने जजमेंट्स बेटर वे में यहाँ पे डेवलप कर पाएगी, कोई भी वहाँ पे उनका जो जजमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हार्म कर रहा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसी समय में हमारी जुडिशरी के द्वारा एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की बात की गई थी कि हम जो जजेज को अपॉइंट किया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऐसा कुछ है, एमओपी डेवलप किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, और उसके बाद में जजेस को अपॉइंटमेंट करने से रिलेटेड इस तरीके की बातें कही गई। अभी तक तो एमओपी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है और जुडिशरी हमारी कंटिन्यू इस वजह से न्यूज़ के अंदर होती है कि जजेस के अंदर बेसिकली जो अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि दे समहाउ कनेक्टेड, एक दूसरे से किसी ना किसी रिश्ते के थ्रू, रिलेशंस के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस के रूप में इसको देखा जाता है कि जजेस के द्वारा जो बेटर फैमिलीज हैं या कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो जुडिशरी को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हीं के लोग हैं, उनको हायर जुडिशरी के अंदर अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद द बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के साथ में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है उस चीज़ से रिलेटेड था। इसमें कुछ कॉरिडोर्स हैं, उनका एक्सचेंज किया गया था बांग्लादेश के साथ में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस चीज़ से रिलेटेड था। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट स्टूडेंट्स हमारा जो जीएसटी है उस चीज़ से रिलेटेड था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को एग्जिस्टेंस में आया। हमारे ऑनरेबल जो पार्लियामेंट है उसका एक मिडनाइट के अंदर एक सेशन हुआ और उसके अंदर बेसिकली जीएसटी है वो एग्जिस्टेंस में आया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा है 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। अब ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या है स्टूडेंट्स? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को थ्रू यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 के अंडर हुआ करता था। फिर उसके अंदर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वहाँ बाइफर्केशन हुआ। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एक अलग से कमीशन बनाया गया, जो 2004 के अंदर 2004 में एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद में स्टूडेंट्स 2000 अगर हम बात करें 18 या 19 का समय में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज भी क्रिएट किया गया, आर्टिकल 338 के अंदर ही अमेंड करते हुए। इससे पहले जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं, जो मैटर्स हैं, उनको डील किया जाता था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा। और बैकवर्ड क्लासेज के अलावा
जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो इंडिया के अंदर पाई जाती है उनके यहाँ मैटर्स को भी डील करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा ही देखा जाता था। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के इश्यूज यहाँ पे अलग कर दिए गए हैं। तो एंग्लो इंडियंस और शेड्यूल कास्ट के जो इश्यूज हैं अभी भी आर्टिकल 338 के थ्रू, जो ओरिजिनल आर्टिकल है उसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा ही देखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बेसिकली आर्टिकल 9 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 99 से लेकर 102 से रिलेटेड था। एंग्लो इंडियंस के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एंग्लो इंडियंस को हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, उसके अंदर भी एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करने का कॉन्सेप्ट है। और ऐसा ही 2 लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियंस को यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे रिमूव किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104 के थ्रू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के डिस्कशन पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पहले टॉपिक की, तो पहला टॉपिक है बाइंड स्कीम के बारे में। अब बाइंड स्कीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम है। अब आप देखिए कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई ब्रॉडकास्टिंग जो प्राइवेट चैनल है, कोई ऐसा प्राइवेट चैनल सपोज कीजिए आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, इन सब को गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे उसका नेटवर्क के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम तो लॉन्च की जाएगी नहीं। हो सकता है कि सब्सिडाइज मैनर में कुछ कर दिया जाए जिससे ऐसे कुछ एरियाज की जहाँ पे गवर्नमेंट का जो पब्लिसिटी है या अगर हम बात करें जो न्यूज़ है वो पहुंच सके। बट गवर्नमेंट के द्वारा अगर सब्सिडाइज मैनर में भी किया जाएगा तो ऐसे कुछ चैनल्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट जो स्कीम है, जिसे बाइंड स्कीम के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली हमारे जो प्रसार भारती है, ऑल इंडिया रेडियो है, जो दूरदर्शन के जो चैनल्स हैं, ये सब चैनल्स को यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। प्रेजेंट समय में जिस तरीके से हमारे कंपटीशन है, आप देखिए कि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स ने जिस तरीके से टेक ओवर किया है, हमारे जो गवर्नमेंट चैनल्स यहाँ पे कम्प्लीटली फेज आउट हो गए हैं प्रेजेंट समय में। तो गवर्नमेंट चैनल्स को यहाँ पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलप करने से रिलेटेड ये स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मींस क्या है यहाँ पे कि 100% जो मनी है वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा खर्च किया जाएगा। 100% जो मनी है वो सेंटर के द्वारा खर्च किया जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ इस स्कीम का सबसे मेन बेनिफिट क्या होगा? मेन बेनिफिट ये होगा कि जो हमारे प्रसार भारती, डीडी न्यूज़ है, डीडी दूरदर्शन के जो चैनल हैं, ऑल इंडिया रेडियो है, इनका जो बेसिकली जो ब्रॉडकास्टिंग जो एरिया है वो इंक्रीज होगा, अपग्रेड होगा, इनकी फैसिलिटीज़ में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा जिससे ये हाई क्वालिटी का जो कंटेंट है वो लोगों को स्ट्रेटजिक एरियाज़ में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से अफेक्टेड जो हमारे एरिया हैं, जो बॉर्डर एरिया हैं, बॉर्डर विलेज हैं, उनके अंदर में इस तरीके से जो कंटेंट है वो पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि बाइंड स्कीम के थ्रू यहाँ पे हाई क्वालिटी कंटेंट को भी डेवलप करना है, डोमेस्टिक प्लस में इंटरनेशनल जो हमारे ऑडियंस हैं उनको यहाँ पे टारगेट करना है, तो ये कुछ यहाँ पे DTS जो प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट टू होम, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मोर चैनल्स को यहाँ पे उनका अपग्रेडेशन करना यहाँ पे बेसिकली इस स्कीम का एम है। अगर हम इस स्कीम के एम की तो हमने बात की, बट ये किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नई क्वालिटी की जो OB वैन है वो यहाँ पे परचेज की जाएंगी। डिजिटल अपग्रेड किया जाएगा डीडी भारती, डीडी जो दूरदर्शन के चैनल्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टूडियोज़ हैं, इनको HD क्वालिटीज़ में यहाँ पे हाई डेफिनेशन क्वालिटी का यहाँ पे बनाया जाएगा जिससे वो समय के साथ कंपटीशन कर सकें प्राइवेट चैनल्स का भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसमें जिस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाएगा प्रोजेक्ट को, तो इसके थ्रू इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो के अंदर में तो जो एयर FM का जो ट्रांसमीटर है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई है इस स्कीम के थ्रू, जिसके थ्रू 66% बाय जोग्राफिकल एरिया, 80% बाय पॉपुलेशन
एंड अप टू द 59-68% इस तरीके से इंक्रीज़ करने की यहाँ पे बात की गई है कि जोग्राफिकल एरिया में और पॉपुलेशन को कितना यहाँ पे टारगेट करना है, ये सब यहाँ पे FM रेडियोज़ की बात की गई है। स्टूडेंट्स, इसी बाइंड स्कीम के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू फ्री जो DTH हैं, फ्री जो डिश हैं, वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे रिमोट एरिया में, ट्राइबल एरिया में और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और बॉर्डर एरिया में। यहाँ पे जो फ्री डिश हैं ये भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एक स्टेटमेंट में। एक स्टेटमेंट होगा कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेकंड स्टेटमेंट होगा कि क्या फ्री डिश भी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर फ्री जो DTH हैं, फ्री जो डिश हैं, उनका सेटअप बॉक्स ये लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये सभी लोगों को नहीं है, रिमोट एरिया, ट्राइबल एरिया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और बॉर्डर एरिया के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये बाइंड स्कीम के बारे में था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कलर कोडेड जो वेदर वार्निंग इशू की जाती है IMD के द्वारा, उस चीज़ से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। IMD के द्वारा रिसेंटली जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, उसके अंदर जो सर्दी है वो काफ़ी गिर रही है। प्रेजेंट समय में IMD के द्वारा येलो वार्निंग है वो इशू की गई है। अब ये वार्निंग कलर कोडेड वार्निंग इशू की जाती है, इसका मतलब क्या है? ग्रीन कलर की अगर वार्निंग इशू की जाती है वो क्या मीनिंग होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ग्रीन अगर हम कलर की बात करें, ग्रीन जो कलर की वार्निंग अगर इशू की जाती है, मीन्स द कोई भी यहाँ पे एडवाइजरी नहीं इशू की जाएगी। ग्रीन कलर अगर शो किया जाता है तो मीन्स द यहाँ पे कोई भी मौसम के अंदर कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर येलो कलर की यहाँ पे वार्निंग अगर इशू की जाती है तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। कुछ समय के लिए बैड वेदर का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डे टू डे एक्टिविटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो समय के साथ में आप अवेयर रहिए। आपको इस तरीके से यहाँ पे वार्निंग है, एडवाइजरी है, वो इशू की जाती है। ऑरेंज कलर की अगर वार्निंग बताई जाती है तो ये बेसिकली यहाँ पे एक्सट्रीमली बैड वेदर हो सकता है। कम्यूट विद रोड का अगर आप कर रहे हो तो ये डिस्टर्ब हो सकता है, रेल यहाँ पे क्लोज हो सकती हैं और पावर सप्लाई के अंदर डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अगर रेड कलर ऑरेंज की हमने देखी, ऑरेंज में ऑरेंज है, एम्बर भी है, इस तरीके की आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। और रेड कलर की स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर वार्निंग इशू की जाती है तो लाइफ को रिस्क हो सकता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का जो कम्प्लीटली जो डिस्टर्बेंस है, अनसर्टेनिटी है, वो लाइफ के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली ये 4 कलर की यहाँ पे वार्निंग इशू की जाती हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हमने कुछ 2-3 डेज बैक जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था उसके बारे में भी जाना था। IMD स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेन एजेंसी है जो मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन है वो समय समय पे हमको अपडेट करती रहती है। नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। इसके अलावा इसके ऑपरेशनल एरिया इंडिया और अंटार्कटिका में जो स्टेशंस हैं वहाँ पे ऑब्जर्वेशनल इसके स्टेशन बने हुए हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, रीजनल ऑफिस काफ़ी सारी जगह हैं जिसके अंदर आपको चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, गुवाहाटी सभी जगह से इसके जो रीजनल ऑफिस बने हुए हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फोरकास्ट को बताना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है वार्निंग, किस तरीके की वार्निंग इस तरीके से बेसिकली होने वाली है, मौसम कैसा होने वाला है, लोगों की लाइफ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में बताना IMD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे बेसिकली इसका मलक्का स्ट्रेट से लेकर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ है, इन सब एरियाज़ के अंदर भी इसकी वार्निंग है वो इशू की जाती है हमारे IMD के द्वारा। तो बेसिकली IMD के बारे में आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ये आता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में। अभी रिसेंटली एक बर्ड सर्वे यहाँ पे कंडक्ट किया गया था दिसंबर में। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है। केरला स्टेट के अंडर में ही आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक बर्ड सर्वे हुआ और बर्ड सर्वे होने के साथ स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि 30 साल पहले इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर में
पहली बार जो पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो बर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं, उनका यहाँ पे सर्वे हुआ था। तो 30 साल हो चुके हैं उस एनिवर्सरी को, तो हर साल यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया जाता है। काफ़ी सारे बर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। ब्राउन वुड वोवल है, बैंडेड बे कुकोक है, मालाबार वुड मालाबार वुड स्राइक है, वाइट थ्रोटेड किंग फिशर है, इंडियन नाइट जार है। ऐसे काफ़ी तरीके के यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। अगर आपको बर्ड वॉचिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो एक इंटरनेशनल डे ऑफ बर्ड ऑब्जर्वर के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी हॉबी के अंदर बर्ड वॉचिंग के नाम से या बर्ड ऑब्जर्वेशन के नाम से भी एक हॉबी को लिखते हैं। तो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है केरला के अंदर है। फर्स्ट बर्ड सर्वे 30 साल पहले हुआ था। अभी रिसेंटली भी यहाँ पे बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया है। काफ़ी सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। 17 नई स्पीसीज यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से बर्ड्स कहाँ पे पाए जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट साइलेंट वैली नेशनल पार्क की, तो इसका ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है, काफ़ी सारा ब्यूटीफुल है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। लास्ट रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट ऑफ द केरला का वहाँ पे पाया जाता है। अगर हम बात करें जो नीलगिरी का सदर्न वेस्टर्न कॉर्नर है वहाँ पे ये लोकेटेड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एक पेरेनियल रिवर है, उसका नाम है कुथी पूजा, वो पास करती है वेस्टर्न साइड ऑफ द पार्क से फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, फाइनली मर्जिंग इनटू द भरतजा पूजा नाम की जो रिवर है उस रिवर के अंदर मर्ज करने से पहले इस नेशनल पार्क से वो पास करती है। तो बेसिकली साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरला के अंदर। अब आपको यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है कि केरला के अंदर दूसरे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं अदर देन द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो टोटल कितने नेशनल पार्क हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तो स्टूडेंट्स आज हमने साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में देखा। वहाँ पे जिस तरीके का जो डिफरेंट टाइप की जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, उसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से नई वहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो पाई गई हैं। हमने यहाँ पे एक जो कलर कोडेड वेदर वार्निंग इशू की जाती हैं आईएमडी के बारे में, उनके बारे में अंडरस्टैंड किया। अभी रिसेंटली जो यहाँ पे ऑरेंज कलर की वार्निंग इशू की गई है, मैंने शायद येलो बोल दिया था अभी डिस्कशन में, ऑरेंज कलर की वार्निंग इशू की गई है नॉर्दर्न इंडिया में, बेसिकली जो कोल्ड वेव से रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बाइंड स्कीम के बारे में देखा, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है? हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैं उनका। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। कंटिन्यू आपसे मिलते रहेंगे इसी तरीके से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।